So, let us begin with today's lecture. In the last lecture, we were discussing about what are lock-based protocols. लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जिसमें हम लोग एक शेयर डेटा आइटम कौन सी होती है जिसमें दो ट्रांसैक्शंस एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग उन आइटम्स के ऊपर लॉक लगा देते हैं ताकि कोई और डेटा आइटम उसके ऊपर काम ना कर सके। तो दो तरह के लॉक्स हमने डिस्कस किए थे, एक एक्सक्लूसिव लॉक जिसमें रीड एंड राइट दोनों परफॉर्म होते हैं, और एक शेयर्ड लॉक जिसमें सिर्फ रीड परफॉर्म होता है। देन वी स्टडीड की कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन द लॉक्स क्या होती है। अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ रीड करना चाहती हैं या शेयर्ड लॉक को ऑब्टेन करना चाहती हैं तो देन इट इज पॉसिबल। अदरवाइज अगर कोई एक ट्रांसैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक यानी राइट परफॉर्म करना चाहती है किसी भी दूसरे लॉक के साथ, then it is not possible or it is not compatible and the transaction has to wait. Now this is an example of how the locks have been obtained, and when the locks are released then the entry is removed from the concurrency control manager और उसके बाद वो लॉक किसी और को ग्रांट किया जा सकता है। Then this is an example that we saw. ये एक हमने एक और एग्जाम्पल किया था, and what this example shows that how the exclusive lock was obtained on B by T3। फिर उसने राइट परफॉर्म किया और उसके बाद उसने शेयर्ड लॉक लिया A के पास, एंड देन इट डिमांडेड फॉर अ शेयर्ड लॉक ऑन B जो कि उसको नहीं दिया जा सकता। Okay, so which means that the system goes into a deadlock state। ये डेडलॉक स्टेट में क्यों गया इसका एग्जांपल मैं आपको कल दे चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं फॉर योर नॉलेज। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो T3 को लॉक ग्रांट कर दिया गया है B के ऊपर, T4 को शेयर्ड लॉक ग्रांट कर दिया गया है A के ऊपर। Now when the transaction T4 demands for the shared lock on B, then it goes into the waiting state because ये इसको grant नहीं किया जा सकता because it has already been granted to T3, and T3 demands for a shared lock on A, ये भी इसको नहीं दिया जा सकता है because this has already been granted to T4। That means both the transactions go into waiting state, and this waiting is not going to terminate, it is going to stay forever। So that means we enter a deadlock state। हम लोग यहाँ पर deadlock state में आ गए हैं, और ये आया क्यों है? Because of poor schedule। जिस किसी ने भी ये स्केड्यूल बनाया है दैट इज अ पुअर स्केड्यूल, एंड देयर इज अ नीड टू रीराइट द स्केड्यूल ताकि डेडलॉक ना आए, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। The potential for deadlock exists in most locking protocols। यानी जब हम कोई भी लॉकिंग प्रोटोकॉल में काम करते हैं अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो डेडलॉक आता ही आता है, ठीक है। तो डेडलॉक को मैनेज करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Starvation is also possible if concurrency control manager is badly designed। Now, what is starvation and how it is different from deadlock? Let us suppose there are 100 transactions working concurrently। जो हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एक या दो ट्रांसैक्शंस ही आपस में वर्क कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देर आर 100 ट्रांसैक्शंस दैट आर कंकरेंटली वर्किंग, एंड all transactions need a lock on data item A।
यानी सारी की सारी ए डेटा आइटम के ऊपर काम करना चाहती हैं, लेकिन एट वन टाइम हम लोग सिर्फ एक ट्रांसैक्शन को, यानी ओनली वन ट्रांसैक्शन कैन हैव अ लॉक ऑन ए, तो बाकी 99 को अगर वो लॉक चाहिए तो उसको वेट करना पड़ेगा। अब स्टारवेशन क्या कहती है? स्टारवेशन ये कहती है कि मान लीजिए आपकी ट्रांसैक्शन 78 है जिसको ए के ऊपर लॉक चाहिए, लेकिन सबकी बारी आ रही है, लेकिन इस अकेले की बारी नहीं आ रही है। तो क्या ये डेडलॉक है? द आंसर इज नो, ये डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक तब आता है अगर सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं वो वेटिंग के अंदर चली जाएं और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन स्टारवेशन क्या होती है कि सभी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, लेकिन एक दो ट्रांजैक्शंस की बारी नहीं आ रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है वो बैडली डिजाइन किया गया है। अब हाउ टू एंश्योर दैट 78 की भी बारी आए और कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन से सफर ना करे, तो हमें एक्सटेंशंस टू द प्रोटोकॉल लगानी पड़ती हैं। जैसे कि एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लॉक कितना लगा सकते हैं बिफोर ऑल ट्रांजैक्शंस गेट द लॉक। अगर मैं लिमिट सेट कर देता हूं, लेट अस सपोज 2, तो इससे क्या होगा, अगर 78 की बारी नहीं आ रही है लेकिन बाकी सबकी बारी आ गई है एटलीस्ट 2 टाइम्स, तो उनको तीसरी बार वो लॉक नहीं मिलेगा जब तक हम 78 को वो लॉक ग्रांट नहीं कर देते हैं। तो स्टारवेशन क्या करती है? स्टारवेशन चेक करती है फेयरनेस को, कि सबको बराबर मौका मिले, और डेडलॉक चेक करता है कि सिस्टम जो है वो रुके नहीं और आगे बढ़ता रहे। तो स्टारवेशन क्या है, इसको थ्योरेटिकली भी एक बार चेक कर लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन may be waiting for an exclusive lock on an item while the sequence of other transactions requests are granted on a S lock। आप जानते हैं कि अगर एक डेटा आइटम के ऊपर एस लॉक मिल गया है विच इज कॉल्ड अ शेयर्ड लॉक, तो बाकी की कितनी भी ट्रांसैक्शंस जो हैं वो ए के ऊपर शेयर्ड लॉक को ले सकती हैं, बिकॉज शेयर्ड लॉक इज कंपैटिबल लॉक। लेकिन अब इसके एस के बाद किसी प्रोसेस को एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए ए पर, तो नहीं मिल सकता, तो ये वेटिंग में जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर इसको एस लॉक चाहिए तो दे सकते हैं क्योंकि ये कंपैटिबल है। अब इस ट्रांसैक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई तो इसको लगा मेरी बारी आ जाएगी, लेकिन नहीं आ सकती बिकॉज ऑलरेडी एस हैज बीन ग्रांटेड टू सम अदर ट्रांसैक्शन। तो ये वाला ट्रांसैक्शन फिर से वेटिंग में चला गया। मीनवाइल एक और प्रोसेस ने शेयर्ड लॉक की रिक्वेस्ट की तो हमने उसको भी दे दिया। क्यों दे दिया? बिकॉज शेयर्ड एंड शेयर्ड आर कंपैटिबल। अब इसके बाद ये भी टर्मिनेट हो गई, लेकिन इसकी बारी फिर से नहीं आई बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड टू सम अदर। तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो व्हाट विल हैपन इज दिस प्रोसेस विल नेवर गेट द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, which will lead to the starvation। यानी यहां पर स्टारवेशन आ जाएगी, ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमें इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो बनाना पड़ता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट स्टारवेशन डज नॉट अकर इज ऑफ द कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। राइट, ये देखेगा कि भाई सबकी बारी आए, फेयरनेस होनी चाहिए। तो लेट्स मूव फर्दर। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? अब हमने ये तो समझ लिया कि लॉकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर दो तरह के लॉक्स होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लॉक और एक शेयर्ड लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक जैसा बताया कि उसमें राइटिंग भी परफॉर्म होती है रीडिंग के साथ, और हमारे शेयर्ड लॉक के अंदर सिर्फ रीडिंग होती है। अब इसका एक वेरिएशन है लॉकिंग प्रोटोकॉल का, दैट इज कॉल्ड द टू फेज,
यानी हम लोग हमारा टोटल प्रोसेस ऑफ लॉकिंग को दो फेजेस के अंदर डिवाइड कर देंगे, राइट। वो कौन कौन से दो फेजेस हैं? वन इज कॉल्ड द ग्रोइंग फेज विच इज this one, and the second one is called the shrinking phase which is this one. Now what is a growing phase? ग्रोइंग फेज वो वाले फेजेस को बोला जाता है जिसमें ट्रांसैक्शन जो है वो लॉक्स को ऑब्टेन करती है लेकिन लॉक्स को रिलीज नहीं करती है। सो दैट मीन्स कि आप ग्रोइंग फेज के अंदर सिर्फ लॉक्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लॉक को रिलीज नहीं करते हैं। जैसे आपको ए बी सी और डी के ऊपर लॉक चाहिए तो आप सबका एक एक करके लॉक लेते जाएंगे एंड दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ ग्रोइंग फेज। थोड़ी देर बाद आप उन लॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ना तो आप लॉक्स को छोड़ रहे हैं ना ही आप लॉक्स को ले रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड द ग्रोइंग फेज, दिस इज कॉल्ड द श्रिंकिंग फेज, एंड दिस इज द फेज व्हेन यू आर नाइदर ऑब्टेनिंग और नाइदर रिलीजिंग। ठीक है, आप यहाँ पर एक बार पहुंच गए हैं, इसका मतलब क्या है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने लॉक्स चाहिए थे आपने ऑब्टेन कर लिए। उसके बाद आप आगे बढ़े। अब यहां पर आने के बाद यूर स्टार्ट्स विद द श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज का मतलब क्या है कि आपने अपने लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर दिया है एंड यू स्टार्ट टू मूव डाउन। एंड वंस यूर रिलीज फेज स्टार्ट्स यू कैन नॉट ऑब्टेन लॉक्स। आप दोबारा से लॉक्स की डिमांड नहीं कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड द टू फेज लॉकिंग। That means growing phase obtain the locks, then work on them, and then release the locks in the shrinking phase, right? The protocol assures serializability। अगर ये हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, टू फेज को फॉलो करेंगे, तो आप सब नोट कर सकते हैं दैट वी विल ऑब्टेन सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी हमें अचीव हो जाएगी। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट वी कैन कन्वर्ट द कंकरेंट schedule into a serial schedule, and it can be proved that the transactions can be serialized in the order of their lock points, ठीक है। द पॉइंट वेयर द ट्रांसैक्शन एक्वायर्स इट्स फाइनल लॉक। जैसे यहां पर उसने अपना फाइनल लॉक ऑब्टेन किया, तो दैट मीन्स हम इस पॉइंट के हिसाब से सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स मूव इवन फर्दर। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर आपको थ्योरी में किसी को बताना हो कि व्हाट इज द एडवांटेज और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग द टू फेज लॉक, तो आप उनको बता सकते हैं दैट इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स, यानी सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। ये देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर कर उन्होंने बताया है दैट दिस इज द ग्रोइंग फेज, and the other one in which the line is coming down is called the shrinking phase, and this is the lock point in the middle where we have obtained our final lock। यानी इसके बाद आप और लॉक्स अचीव नहीं कर सकते। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के क्या इश्यूज आ सकते हैं ये उसके बारे में अब यहाँ पर बताया है। तो दैट मीन्स यू ऑल्सो नीड टू नोट डाउन व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस दैट वी कैन फेस। Two-phase locking does not ensure freedom from deadlock। अगर मैं यहाँ पर एडवांटेज की बात कर रहा था तो यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ। तो एडवांटेज में क्या है कि मैं सीरियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या सीरियलाइज्ड अपना एक स्केड्यूल बना सकता हूँ। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या है कि डेडलॉक से मुझे कोई भी एश्योरेंस नहीं मिल रही है। अगर मैं टू फेज लॉकिंग को इंप्लीमेंट करता भी हूं तब भी डेडलॉक आ सकता है। Extensions of two basic two-phase locking is needed for to ensure recoverability of freedom from cascade rolling rollback। यानी सिंपल टू फेज लॉकिंग से
कास्केडिंग रोल बैक से भी हमें जो है वो फ्रीडम नहीं मिलती है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो सिंपल टू फेज लॉक है जिसमें एक ग्रोइंग फेज होता है और एक श्रिंकिंग फेज होता है, उसके आगे एक्सटेंशंस या उसके अंदर कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी। Why should I make those additions? So that we can ensure recoverability of freedom from cascading rollback। यानी cascading rollback ना करनी पड़े, तो मुझे उससे फ्रीडम चाहिए एंड उसके लिए मुझे एक्सटेंशन जो है बनानी पड़ेंगी। विच आर द टू एक्सटेंशंस? सिंपल टू फेज लॉकिंग की दो एक्सटेंशंस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। वन इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग and the other one is called the rigorous two phase locking। I hope that the concepts so far are clear to you, and I'm making my points very clear to you. And still, in case if you have any question, you can ask those questions by typing those questions in the chat window. So what is a strict two phase locking? A transaction must hold all its exclusive locks till it commits or aborts। अगर एक ट्रांजैक्शन वन है वो यहां से स्टार्ट होती है और वो यहां पर खत्म होती है, और इन द मिडल वो कमिट करती रहती है थोड़ा थोड़ा सा, इतना काम करने के बाद कमिट कर दिया, इतना काम करने के बाद कमिट कर दिया, इतना काम करने के बाद कमिट कर दिया, यानी एक ट्रांजैक्शन बिल्कुल एंड में जाकर कमिट नहीं करती है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन मिडल में भी दो बार कमिट करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग कर रहे हैं तो ये कमिट, ये जो मिडल में कमिट आ रहा है, ये तभी अलाउड होगा इफ द ट्रांजैक्शन इज होल्डिंग ऑन टू ऑल द एक्सक्लूसिव लॉक्स। अगर वो किसी भी लॉक जो उसे एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, अगर वो उसे अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन दिस वन, यहां पर वो एक एक्सक्लूसिव लॉक की डिमांड कर रही है ए के लिए, लेकिन कमिट उससे पहले कर रही है, देन टू फेज स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग में ये अलाउड नहीं है। दैट मीन्स आप कमिट, पहला कमिट कम कर सकते हैं ओनली आफ्टर द लास्ट एक्सक्लूसिव लॉक हैज बीन ऑब्टेन्ड, यानी द फर्स्ट कमिट हैज टू कम here, एक्सक्लूसिव ऑफ ए के नीचे आएगा। तो आई रिपीट, प्लीज फोकस ऑन दिस, दैट मीन्स a transaction can commit or abort only if all the exclusive locks it requires are held by it। तो ये हमें क्या फायदा देती है? इट एंश्योर्स रिकवरेबिलिटी एंड अवॉइड्स द कास्केडिंग रोलबैक। रिकवरेबिलिटी आपको मालूम ही है, रिकवरेबिलिटी मतलब ये होता है कि मैं इस ट्रांसैक्शन को रोल बैक कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और कास्केडिंग रोल बैक क्या होती है, जिसको हमने अवॉइड करना है, कि अगर मेरी ट्रांसैक्शन फेल होती है या ट्रांसैक्शन वन फेल होती है तो वो बाकी ट्रांसैक्शन को तो नहीं कहती है अबॉर्ट करने के लिए, तो ये उसको भी अवॉइड करता है। So this is what you have to note down in your notes, is the benefit of strict two-phase locking. The second one is called the rigorous two-phase locking। A transaction must hold all locks till it commits or abort। यानी स्ट्रिक्ट में हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक्स की बात कर रहे थे, लेकिन रिगरस के अंदर हम एक्सक्लूसिव प्लस शेयर्ड दोनों की बात कर रहे हैं। So this is even more, you can say, rigorous or more particular than the strict locking। तो ये क्या कहता है, अगर हम rigorous two phase locking को implement करते हैं, then the transactions can be serialized in the order in which they commit। यानी इस अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हम लोग सीरियल स्केड्यूल भी बना सकते हैं। किस ऑर्डर में बना सकते हैं? इन द ऑर्डर इन विच द ट्रांसैक्शन कमिट्स। अगर T1, T2 एंड T3 रिगरस टू फेज लॉकिंग को फॉलो करते हैं और
T1 पहले कमिट करता है, T2 बाद में कमिट करता है और T3 एंड में कमिट करता है इन द कंकरेंट स्केड्यूल। तो आप इसका एक सीरियल स्केड्यूल भी बना सकते हैं जिसमें सबसे पहले T2 चलेगा, फिर T1 चलेगा और उसके बाद T3 चलेगा। So this is a small little discussion on what is a two-phase protocol, locking protocol, what is the growing phase, what is the shrinking phase, how the serial schedule is possible for these two. The disadvantage of the two-phase locking is that it does not ensure कि आपका deadlock नहीं आएगा, ये ensure करता है कि serial तो बन ही जाएगा। एंड देन अगर हम इसके अंदर एक्सटेंशंस करते हैं यानी टू फेज लॉकिंग के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि कम से कम रिकवरेबिलिटी और कास्केडलेसनेस को हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो तरह के एक्सटेंशंस हैं, स्ट्रिक्ट एंड रिगरस। स्ट्रिक्ट इंश्योर करता है कि रिकवरेबिलिटी एंड कास्केडिंग रोल बैक जो है उसको अवॉइड किया जाए और रिकवरेबिलिटी को अचीव किया जाए। रिग्रेस इंश्योर करता है कि हम लोग सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं। So I think it is enough for the day as the level of complication has just increased a little, and I request all of you to go through whatever I have taught, and in case you have any questions you can ask me those questions before the start of next lecture. Moreover, I am going to